हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल विनर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। जो मैंने आपको लास्ट कुछ लेक्चर्स में करवाया था, जो कि था एक ओवरव्यू बेसिक्स कि क्या क्या एनवायरनमेंट में होता है, उसके बाद फोरकास्टिंग ऑफ पॉपुलेशन हमने किया था, किन किन मेथड्स के साथ फोरकास्टिंग होती है उसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा था। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर। एक बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपको जो आप सुन रहे हैं, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जो नई वीडियो आएगी वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ ही साथ जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं विद वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। देखिए, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। देखिए, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स तीन टाइप के मेनली होते हैं। पहला फिजिकल पैरामीटर्स। देखिए, फिजिकल पैरामीटर्स में क्या चीज आएगी, जो भी मैं फिजिकली अपने 5 सेंसेस के थ्रू पानी के रिगार्डिंग बता सकता हूं, वो सारा किसके अंदर आएगा, फिजिकल पैरामीटर्स के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे आइस के, जैसे सॉलिड्स की बात करता हूँ, आइस के थ्रू मैं क्या देख सकता हूँ, सॉलिड भी देख सकता हूँ, टर्बिडिटी देख सकता हूँ कि पानी कितना गंदा है कितना नहीं, इसके बारे में अच्छे तरीके से बात करेंगे, अभी बस समझ लीजिए। नोज के थ्रू मैं क्या देख सकता, क्या सुन सकता हूँ, स्मेल कर सकता हूँ, इट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, ओंठों को भी देख सकते हैं, ठीक है। टंग के थ्रू, जबान के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, टेस्ट भी चेक कर सकता हूँ। टच करने के बाद, टच करने से मैं क्या कर सकता हूँ, टेम्परेचर भी चेक कर सकता हूँ कि टेम्परेचर कितना है। और साथ ही साथ आंखों से मैं कलर भी बता सकता हूँ पानी, ठीक है। ये तो आ गया फिजिकल पैरामीटर्स के अंदर। सेकंड इज केमिकल पैरामीटर्स। केमिकल पैरामीटर, जहां पे केमिकल वर्ड आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें क्या इन्वॉल्व है, केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। केमिस्ट्री इन्वॉल्व है मतलब क्या इसमें आएगा, डिफरेंट कंपाउंड्स, केमिकल। इसको मैं याद रखने के लिए आपको तरीका बता रहा हूँ, पेपर में मत लिख के आना कहूँ केमिकल कंपाउंड्स, पर ये याद रखने की जरूरत है कि जहाँ पे केमिकल है वहां पे केमिस्ट्री है, और जहाँ पे केमिस्ट्री है वहां पे रिएक्शन है, और जहाँ पे रिएक्शन है वहां पे केमिकल कंपाउंड्स बनने ही बनने हैं। अब एक चीज समझिए, केमिकल कंपाउंड्स कौन बनाते हैं, जो रिएक्टिव होते हैं बहुत, और रिएक्टिव कौन होते हैं, आयंस, जो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात, जब आयंस रिएक्ट करेंगे, केमिकल कंपाउंड्स बनेंगे, तो क्या होगा, पीएच, या तो वो एसिडिक चीज बनेगी या वो बेसिक चीज बनेगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे पीएच बढ़ेगी या कम होगी, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे पीएच का भी रिगार्डिंग भी बात करूंगा। साथ के साथ पीएच के साथ एक और चीज पढ़ेंगे, दैट इज एल्कलिनिटी। ठीक है। थर्ड चीज आती है, दैट इज बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। बायोलॉजिकल, क्योंकि जहां पे बायोलॉजिकल की बात हो गई कि वहां पे क्या आएगा, लिविंग थिंग्स आएगी। ये जहां पे बायोलॉजिकल चीज आएगी वहां पे क्या है, लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। और लिविंग थिंग्स में क्या आएगा, ह्यूमंस हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। बट एक बात समझ लीजिए कि जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में सॉलिड्स के रिगार्डिंग बात बताई थी, वो क्या बताया था कि डिफरेंट अमाउंट ऑफ
अमाउंट की सॉलिड्स होते हैं, और जहां पे लिविंग, जब हम पंप आउट करेंगे पानी को, वो पानी क्या बनेगा, वो पानी में एनिमल्स तो नहीं आ सकते, ना ही बड़े बड़े ब्रांचेस आएंगे। इसका मतलब है वो चीज आएगी जो फिल्टर में से पास कर जाएगी, जो ग्रिल में से पास कर जाएगी, जो पंप, जब पानी को पंप करेंगे उसमें आ सकती है। वो क्या आएगी, बायोलॉजिकल माइक्रोब्स, बहुत छोटे होते हैं। और जो चीज छोटी होगी वो तो क्या आ सकता है पानी में, जब हम पंप करेंगे तो पानी के साथ आ सकती है। ये तीन चीजें आप मेनली समझ के चलिए। इसके रिगार्डिंग आगे बात करते हैं अब फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में एक्सटेंसिवली, ठीक है। फिजिकल पैरामीटर्स, देखिए फिजिकल पैरामीटर्स में पहली चीज मैंने आपको क्या बताई थी, सॉलिड्स। सॉलिड्स के बारे में बताया था। सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं, सस्पेंडेड भी हो सकता है, सस्पेंडेड सॉलिड्स हो सकता है, और क्या हो सकता है, डिसॉल्व सॉलिड भी हो सकता है, और सेटलेबल सॉलिड भी हो सकता है। अब इसको समझाने के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए कि तीनों में फर्क क्या है। देखिए जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, एक ये बनाते हैं, दूसरी और चीज बना देते हैं, दैट इज देखिए जो रेड वाले पार्टिकल्स हैं, दीज आर सेटलेबल सॉलिड्स। जो सॉलिड्स पानी के नीचे बैठ चुके हैं अपने वेट के अंदर ही, दैट इज कॉल्ड सेटलेबल सॉलिड्स। साथ ही साथ जो आपको ये छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये पार्टिकल कौन से हैं, दीज आर सस्पेंडेड सॉलिड्स। और डिसॉल्व सॉलिड्स कौन से होते हैं, जो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। डिसॉल्व होने के बाद वो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और वो किसी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और वो फर्दर डिसोसिएट हो जाते हैं और छोटे पार्टिकल्स में। इसी वजह से वो हमें नेकेड आई से दिखते नहीं। ठीक है, अब मुझे आप एक चीज बताइए कि जो पानी पंप आउट किया हमने, उसके नीचे जो पार्टिकल्स हैं, जो ये रेड वाले जो मैंने पार्टिकल दिखाए हैं, विच आर सेटलेबल सॉलिड्स, क्या ये पानी के जब हम पंप आउट करेंगे साथ आएंगे? यहां से हमने पंप आउट किया, क्या ये पानी के साथ आएंगे? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये तो नीचे बैठे हुए हैं, ये कैसे आ जाएंगे? तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पे जो पार्टिकल सेटलेबल सॉलिड्स हैं, वो पानी के जब हम पंप आउट करेंगे तो साथ नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है आगे। मुझे मतलब आगे क्या बचा, सस्पेंडेड सॉलिड्स और डिसॉल्व सॉलिड के साथ। ठीक है, अब इसके बारे में इसको नोट डाल के जरूर लिख लेना कि सेटलेबल सॉलिड्स आर नॉट pumped out of water body। ठीक है, अब सस्पेंडेड सॉलिड्स की बात कर लेते हैं। देखिए सस्पेंडेड सॉलिड्स एक वो सॉलिड्स होते हैं जिनके बारे में मैंने अभी बताया कि वो ना सेटल करते हैं और ना ही वो डिसॉल्व हुए होते हैं। अब इसके क्या चीजें हैं, ये सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या इफेक्ट्स करता, क्या इफेक्ट डालता है पानी में, इसके बारे में बात करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स। देखिए पहला क्या इफेक्ट होता है,
देखिए जब भी आपको पता है कि आपको मैंने कोई पानी का गिलास दिया, कांच का गिलास में मैं आपको पानी दिया, अब आपको उसमें कुछ दिख रहा है, कुछ पार्टिकल्स घूम रहे हैं। अब वो पार्टिकल्स, क्या आप वो पानी पीना चाहेंगे? चाहे वो पानी सेफ इन ड्रिंकिंग हो, इट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू इन एनी बैड वे, बट आप क्या वो पानी पीना चाहेंगे? तो आप कहेंगे नहीं सर, हम 2 या 4 बार सोचेंगे पानी पीने से पहले। इसका क्या मतलब है कि उसकी पानी की सुंदरता वो ये सस्पेंडेड सॉलिड्स कम करते हैं, इसका यही मतलब है। तो इट मींस it reduces water aesthetically, ठीक है। दूसरी बात, अब आपको मैंने बताया कि ये पार्टिकल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, ये चीज समझ लीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं। मैंने अब शो कर रहा हूं इसको एज वाइट ही शो करते हैं, ऊपर भी हमने वाइट शो किया यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे वाइट शो कर रहा हूं। बट अब एक चीज आपको बताना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने ये देखिए, कुछ ऐसे पार्टिकल्स इस सस्पेंडेड सॉलिड्स के ऊपर आके बैठ गए हैं, जो क्या कर रहे हैं, जिनको एक जगह मिल गई है, एक सरफेस मिल गया है बैठने के लिए, एब्जॉर्ब, जहां पे वो आराम से अपना बैठ के घर बना सकते हैं। ये जो पार्टिकल्स है ये कौन से हैं? these can be chemicals, these can be biological, मतलब बायोलॉजिकल का क्या मतलब, माइक्रोब्स। उनको आराम से एक जगह मिल गई है जहां पे वो बैठ के मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये बात कह सकता हूं कि जो ये सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, इनके ऊपर अब जगह बन गई है कि केमिकल्स आके बैठ जाएं, और साथ ही साथ माइक्रोब्स भी आके बैठ जाएं और अपना घर बसा लें। तो अब इसको मैं क्या बोलूंगा, that is why we call it as it acts as an absorbent site for chemical and biological पैरामीटर। ठीक है, ये बात समझ लग गई। अब इसी के बेस पे थर्ड पॉइंट बनता है, वो क्या बनेगा? देखिए, अब हमारी एज ऑर्गेनिक मैटर का एक एग्जांपल बताइए, और इसका सबसे इजी एग्जांपल बनता है हमारी अपनी बॉडी। देखिए, जो भी, चाहे एनिमल्स की हो, चाहे प्लांट्स की हो, चाहे हमारी हो, वी आर ऑल मेड अप ऑफ कार्बन, एंड कार्बन इज एन ऑर्गेनिक मैटर ओनली। और जब मैंने आपको पता है कि कई बार एसिड अटैक्स होते हैं, तो क्या होता है, एसिड जब गिरता है तो बॉडी के ऊपर, तो क्या होता है, जहाँ वो स्किन जो हमारी ऑर्गेनिक मैटर ही है, उसको वो क्या करती है, ऑक्सीडाइज कर देती है इन द गैसियस फॉर्म, या वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। तो इट मींस एसिड जो चीज है वो क्या करता है, it oxidizes the organic matter, in this case it is our body। तो इसका मतलब है कि जब मैं यहाँ पे इन पार्टिकल्स को, जिन पर अभी इशारा कर रहा हूँ, ये जो केमिकल्स हैं, इन केमिकल्स को, इन ऑर्गेनिक मैटर को जब मुझे ऑक्सीडाइज करना होगा, तो मुझे उसके लिए क्या डालना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मैंने डाला, तो ये आपको भी पता है कि ये अमाउंट ज्यादा लगेगी अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए। ऐसा मैं क्यों बोलूं, क्योंकि आपको पता है अब इन्होंने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे इन्होंने अपना घर बसा लिया, अब ये यहाँ से जाना नहीं चाहते, तो इसी वजह से नंबर ऑफ, इन्होंने मल्टीप्लाई भी किया होगा, तो मल्टीप्लाई किया तो इनको अब क्या होगा, ज्यादा ऑक्सीडाइज करने के लिए ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है, मेरी बात समझ रहे? इट मीन्स द रिक्वायरमेंट ऑफ इट इंक्रीजेस the requirement of oxidizing agent। और इस पे एग्जाम्पल क्या बनता है? कॉमन एग्जाम्पल जो है, ये अकेला एग्जाम्पल नहीं है वैसे, बट मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज क्लोरीन। क्लोरीन इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट वी यूज फॉर ऑक्सीडाइजिंग द ऑर्गेनिक मैटर। समझ आ गई मेरी बात? अब आगे चलते हैं, क्योंकि आगे अब बात करें तो क्या आता है, डिफरेंट पार्टिकल्स मेजरमेंट ऑफ। देखिए मुझे ये पता चल गया कि हाँ उस पानी में सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, बट वो कितने हैं मुझे तो नहीं पता, तो मुझे मेजर करना बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेगा। तो इसी वजह से हम एक बहुत छोटा ये प्रोसेस है, इसी वजह से ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो ये सांप के साथ मिस हो जाएगा। ये ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्या डाला, दिस इज फिल्टर पेपर, ठीक है। ओपनिंग साइज कितनी है इसकी? 1 माइक्रोन। जस्ट मिनट, इतना है, माइक्रोमीटर है, ठीक है। तो ये ओपनिंग साइज का मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि जो ये फिल्टर पेपर है, इस फिल्टर पेपर का पोर साइज कितना है, जो छेद हुए हैं फिल्टर में उसके साइज कितना है, 1 माइक्रोमीटर है, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर क्या डाला, यहां से वाटर सैंपल डाल दिया। वाटर सैंपल डाल दिया तो यहां से नीचे क्या आएगा, वाटर आएगा प्लस डिसॉल्व्ड सॉलिड, राइट। मतलब अब ये चीज समझिए, पानी में मैंने अभी क्या किया, यहाँ वाटर है, सस्पेंडेड सॉलिड्स है और डिसॉल्व्ड सॉलिड्स है। जब मैंने इसको फिल्टर पेपर से निकाला, पास किया, तो क्या बना, क्या निकला, दूसरे से वाटर एंड डिसॉल्व्ड सॉलिड्स तो मुझे मिल गए, बट ऊपर क्या रह गए, ऊपर रह गए सस्पेंडेड सॉलिड्स। यहाँ जब यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड्स रह गए, तो अब एक चीज बताइए, इसको मेजर कैसे करें? इसको मेजर करेंगे, देखिए अब 1 लीटर है, मैंने 1 लीटर वाटर सैंपल लिया था और मैंने कहा उसमें W1 ग्राम्स ऑफ क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड्स। सस्पेंडेड सॉलिड्स ये मुझे कैसे पता चला? देखिए ये जो फिल्टर है, फिल्टर पेपर है, इसको जब मैंने अभी यूज नहीं किया था तब वेट मैंने इसका किया, वजन किया, और जब मैंने पानी में से पास किया उसके बाद इसको सुखाया। सुखाने के बाद मैंने कहा कि पहले इसका वेट था 10 ग्राम्स बिफोर, आफ्टर अब कितना आ गया, 10 ग्राम्स प्लस W1। मतलब अब मैंने सुखाने के बाद वेट जब वजन किया तो वो कितना निकला, 10 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा, कितना ज्यादा, W1 ग्राम। तो इसका मतलब W1 ग्राम क्या चीज है, दैट इज द वेट ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड्स। समझ आ गई मेरी बात? तो अब मैंने, पर याद रखिए इस बात को, हमेशा हम जो भी कंसंट्रेशन देते हैं वो हम देते हैं मिलीग्राम पर लीटर। इसी वजह से अगर मैं सस्पेंडेड सॉलिड्स की बात करूं तो सस्पेंडेड सॉलिड्स concentration is given by W1 grams पर लीटर है, क्योंकि 1 लीटर में है, 1 लीटर में। और याद रखना इसको मैं W1 मिलीग्राम
पर लीटर में कन्वर्ट जरूर करूंगा. दिस इज गोइंग टू गिव मी द कंसंट्रेशन ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर. ठीक है, आपको समझ लगी बात मेरी. अब आगे चलते हैं. देखिए, अब एक चीज आपके दिमाग में फूटेगी कि सर मुझे ये बताइए कि जो ये वाटर और डिजॉल्व सॉलिड्स है, इसमें से अब आपने सस्पेंडेड सॉलिड का तो वेट निकाल दिया, बट मुझे बताइए डिजॉल्व सॉलिड का अगर मुझे वेट निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, वो भी समझाता हूँ. देखिए, जब मैंने नीचे कोई कंटेनर रखा था जिसमें वाटर और डिजॉल्व सॉलिड यहाँ पे आके जमा हो गए, अब मैंने क्या किया, आई एम गोइंग टू हीट दिस वाटर. हीट द वाटर at a temperature 103 to 105 डिग्री सेल्सियस. इसको नहीं भूलना. 103 से लेके 105 डिग्री सेल्सियस की रेंज में मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया. बढ़ाने के बाद मैंने क्या किया, उस टेम्परेचर पे पानी इवेपोरेट हो जाएगा. पानी इवेपोरेट हो गया तो पीछे क्या बच गया, डिजॉल्व सॉलिड्स. समझ आ गई मेरी बात. तो इसका मतलब है कि इससे मुझे मिल जाएगा वेट ऑफ डिजॉल्व सॉलिड. बट एक बात मुझे इसमें बहुत जरूरी याद रखनी पड़ेगी, वो क्या है कि टेम्परेचर शुड नेवर बी ग्रेटर देन 110 डिग्री सेल्सियस. ऐसा क्यों? बिकॉज स्ट्रक्चरल वाटर, अभी समझाता हूं स्ट्रक्चरल वाटर क्या चीज होता है. स्ट्रक्चरल वाटर will also get removed. अब ये स्ट्रक्चरल वाटर क्या चीज होता है? कभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे कई केमिकल जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, डॉट 10H2O या डॉट 7H2O या डॉट H2O. कोई भी डॉट H2O होता है, दैट इज द स्ट्रक्चरल वाटर. तो ये आपको भी पता है कि दैट इज अ पार्ट ऑफ सॉलिड ओनली, क्योंकि जब मैं सॉलिड की बात करूंगा हो सकता है उस सॉलिड में कुछ स्ट्रक्चरल वाटर भी प्रेजेंट हो. और अगर मैंने 110 डिग्री से ज्यादा पानी को गर्म कर दिया तो वो भी साथ क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. बट हमारा मेन पर्पस क्या था कि हमें सॉलिड्स का वेट निकालना था. बट हमने सॉलिड्स का वेट हमारा इनकरेक्ट आएगा पक्का, क्योंकि हमने उसका कुछ पार्ट तो क्या कर दिया, इवेपोरेट कर दिया. दैट इज व्हाई वी से दैट द टेम्परेचर शुड रेंज बिटवीन 103 to 105 डिग्री सेल्सियस, नॉट अबव दैट. आई होप आपको ये चीज समझ लगी हो. ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं ताकि ये कंफ्यूजन आपको क्रिएट करे. समझ आ गई बात. अब आगे चलते हैं. देखिए, अब आप मुझे बोलेंगे कि सर आपने ये तो मुझे बता दिया कि डिजॉल्व सॉलिड को कैसे अलग करना है और सस्पेंडेड सॉलिड्स को कैसे अलग करना है. बट अगर अब आप पूछेंगे कि सर जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं उसमें क्या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है, मतलब ये इट कंसिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक सॉलिड्स, ये दोनों को मिलाकर ही तो सस्पेंडेड सॉलिड्स बना. तो मैं कहूँगा सही बात है. तो आप पूछेंगे कि सर मुझे तो अकेले का बताइए कि ऑर्गेनिक सॉलिड कितना है और इनऑर्गेनिक सॉलिड कितना है सस्पेंडेड सॉलिड में. तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी टेक दिस वाटर, जो मैंने वाटर लिया जो यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट था, मैंने क्या किया, उसको 600 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया, हीट अप कर दिया. जब हीट कर दिया तो क्या होगा, इसमें से रेजिड्यूल सॉलिड बच जाएगा. और वो रेजिड्यूल सॉलिड कौन सा होगा, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होंगे. और
अब आप बताएंगे कैसे? देखिए हमारी बॉडी है एंड यू नो कि जब डेड बॉडी को हम आग लगाते हैं तो क्या होता है कि क्या कुछ बचता है, थोड़ा कुछ पार्टिकल्स बच जाते हैं और तो सारा इवेपोरेट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो वाटर है, वाटर को मैंने अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया 600 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसमें से पानी तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद सॉलिड्स बचे, और सॉलिड्स में भी बचा क्या? सॉलिड्स में भी फिर जो सस्पेंडेड सॉलिड का पार्ट था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, उसमें से जो ऑर्गेनिक सॉलिड था वो भी ऑक्सीडाइज कर गया, इवेपोरेट हो गया। ऑक्सीडाइज करने के बाद इवेपोरेट हो गया, तो बचा क्या? रेसिड्यूल सॉलिड्स बच गया, एंड दैट रेसिड्यूल सॉलिड्स इज द इनऑर्गेनिक सॉलिड्स ओनली। मेरी बात समझ आ गई? तो ये भी एक तरीका है इनऑर्गेनिक सॉलिड्स को निकालने का। ठीक है, अब इससे आगे करते हैं। देखिए डिसॉल्व, एक बहुत ही नोट डाल के ये चीज लिख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझनी जरूरी है कि देखिए जो डिसॉल्व सॉलिड्स होते हैं, these are, मैंने अभी बताया था, these are present in form of ions, तभी तो रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्ट करने के बाद और आगे डिसोसिएट हो जाते हैं और ये पूरा घुल मिल जाते हैं पानी में। ठीक है, अब ये आयंस हैं, ये आयंस किसके साथ रिएक्ट करते हैं? केमिकल्स के साथ रिएक्ट करते हैं या ऑर्गेनिक मैटर के साथ रिएक्ट करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर के साथ रिएक्ट करते हैं। और ये आपको पता है ऑर्गेनिक मैटर या केमिकल्स के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाते हैं? केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। और जो केमिकल कंपाउंड्स हैं ये आगे किस चीज को वेरी करेंगे, इफेक्ट डालेंगे? केमिकल पैरामीटर्स को। समझ आ गई मेरी बात? डिसॉल्व सॉलिड्स आयंस की फॉर्म में थे, आयंस ने रिएक्ट किया केमिकल्स या ऑर्गेनिक मैटर के साथ, ऑर्गेनिक मैटर ने आगे क्या किया? वो केमिकल कंपाउंड्स बनाए, केमिकल कंपाउंड्स बनाए तो क्या इफेक्ट होगा? डिसॉल्व सॉलिड्स का केमिकल पैरामीटर्स पे इफेक्ट होगा। इसका मतलब मैं ये बात कह सकता हूं that dissolved solids affects the chemical parameters। ठीक है, साथ के साथ ये भी चीज समझनी जरूरी है कि सस्पेंडेड सॉलिड सर फिर क्या करेंगे? सस्पेंडेड सॉलिड्स will affect the physical parameters of water। बात मेरी समझ, ये दोनों चीजें समझनी बड़ी जरूरी है, ये बेसिक चीज है बट ये आनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में, और फिजिकल पैरामीटर्स में सॉलिड्स के बारे में सारी बात समझा दी। अगर इसमें से आपको कोई चीज ना समझ लगी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। आई होप आप इसको रिव्यू करेंगे, इसको पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं।